क्या ये बात थोड़ी चौंकाने वाली नहीं लगती कि आधुनिक वेब एप्लीकेशंस में परफॉर्मेंस की ज़्यादातर समस्याएं खराब डेटाबेस क्वेरीज और नेटवर्क लेटेंसी की वजह से ही होती हैं? हाँ बिल्कुल। ये बहुत ही आम बात है आज के समय में। मतलब जब कोई शानदार सा यूज़र इंटरफेस तैयार किया जाता है ना, तो सब कुछ बहुत सीधा और तार्किक लगता है। फ्रंट एंड की दुनिया में बहुत सी चीजें अब सुलझ चुकी हैं। फ्रंट एंड काफ़ी सुव्यवस्थित हो गया है। लेकिन जैसे ही उस खूबसूरत एप्लीकेशन को किसी रिलेशनल डेटाबेस के साथ जोड़ने की बारी आती है, तो ऐसा लगता है जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की साफ सुथरी दुनिया से निकलकर हम किसी उलझे हुए तारों वाले तहखाने में आ गए हों। सही कहा। देखिए, ये एक बहुत ही पुरानी और बुनियादी समस्या है, जिसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भाषा में ऑब्जेक्ट रिलेशनल इम्पीडेंस मिसमैच कहते हैं। ऑब्जेक्ट रिलेशनल इम्पीडेंस मिसमैच सुनने में ही काफी भारी भरकम लगता है। हाँ, पर इसका मतलब सीधा सा है। एप्लीकेशन मेमोरी में डेटा को ऑब्जेक्ट्स, ग्राफ्स और हिरार्की के रूप में देखता है, लेकिन दूसरी तरफ एक रिलेशनल डेटाबेस उसी डेटा को बिल्कुल चपटे टेबल्स, रोज और कॉलम्स में सेव करता है। तो दोनों का नजरिया ही बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। इन दोनों अलग-अलग दुनियाओं के बीच तालमेल बिठाना हमेशा से डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। और इसी तालमेल को बिठाने के लिए अक्सर डेवलपर्स को बहुत लंबी और जटिल एसक्यूएल क्वेरीज लिखनी पड़ती हैं। अपना आधा समय तो उसी में निकल जाता है। हाँ, जो कि काफी थका देने वाला काम है। तो आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य विषय कुछ ऐसा ही है, जिसने डॉटनेट इकोसिस्टम में इस पूरी प्रक्रिया को बदल कर रख दिया है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की, जिसे संक्षेप में ईएफ कोर भी कहा जाता है। तो हमारे पास जो भी दस्तावेज मौजूद हैं, आज हम उनका गहराई से विश्लेषण करेंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये टूल क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये अंदर से काम कैसे करता है। हाँ, और ये भी कि ये एक आधुनिक एप्लीकेशन के डेटा एक्सेस लेयर को कैसे पूरी तरह से बदल देता है। तो चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। जब हम जटिल एसक्यूएल से बचने की बात कर रहे हैं, तो सीधा कनेक्शन ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग यानी ओआरएम से जुड़ता है ना? जी हाँ, बिल्कुल। ईएफ कोर असल में डॉटनेट की दुनिया में इसी ओआरएम का सबसे उन्नत और आधुनिक रूप है। ये कोई साधारण सा रैपर नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक बहुत ही हल्का क्रॉस प्लेटफॉर्म और एक्सटेंसिबल फ्रेमवर्क है, जिसे मॉडर्न क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस को ध्यान में रखकर एकदम स्क्रैच से दोबारा लिखा गया है। अच्छा, विंडोज के अलावा मैक और लिनक्स पर भी चलेगा? मैंने कई बड़े प्रोजेक्ट्स में देखा है कि डेवलपर्स अक्सर पोको क्लासेस यानी प्लेन ओल्ड सीएलआर ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। पोको क्लासेस बहुत लोकप्रिय हैं। मतलब वे डेटाबेस के टेबल्स के बारे में सोचने के बजाय सिर्फ अपने सी शार्प क्लासेस और बिजनेस लॉजिक पर फोकस करते हैं। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इसी वजह से कोड बहुत साफ सुथरा रहता है। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ पर, क्या ये इतना सारा एब्स्ट्रैक्शन हमें डेटाबेस की असली ताकत से दूर नहीं कर देता? मतलब क्या हर चीज को ऑब्जेक्ट्स के नजरिए से देखने पर हम वो फीचर्स नहीं खो देते जो रॉ एसक्यूएल हमें देता है? देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है और अक्सर अनुभवी डेवलपर्स यही चिंता जाहिर करते हैं कि कहीं कंट्रोल हाथ से ना निकल जाए। हाँ, क्योंकि ब्लैक बॉक्स जैसी फीलिंग आती है ना। बिल्कुल, लेकिन ईएफ कोर को डिजाइन करते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि ये सिर्फ एक ब्लैक बॉक्स बन के ना रह जाए। अच्छा, तो क्या इसमें कस्टम क्वेरीज लिख सकते हैं? 100%। यदि किसी खास स्थिति में रॉ एसक्यूएल क्वेरीज चलाने की जरूरत हो या किसी जटिल स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करना हो, तो ईएफ कोर आपको इसकी पूरी छूट देता है। तो कंट्रोल हमारे ही हाथ में है। हाँ, लेकिन रोजमर्रा के 90% कामों के लिए ये जो डोमेन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स का एब्स्ट्रैक्शन देता है ना, वो डेवलपमेंट की स्पीड को कई गुना बढ़ा देता है। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझूं, तो ये एक बेहद स्मार्ट और द्विभाषी ट्रांसलेटर की तरह है। बिल्कुल, बहुत सही तुलना है। एप्लीकेशन को केवल अपनी मातृभाषा यानी सी शार्प में बात करनी है। वो बस ये बताता है कि इस ऑब्जेक्ट का स्टेट बदल गया है, और ये ट्रांसलेटर उस पूरी बात को अपने आप डेटाबेस की भाषा यानी ऑप्टिमाइज्ड एसक्यूएल में बदल देता है। एकदम सही। लेकिन ये ट्रांसलेशन काम कैसे करता है, ये समझना और भी मजेदार है। हाँ, क्योंकि जब हम लिंक क्वेरी लिखते हैं
तो वो जादू से सीधे एसक्यूएल में तो नहीं बदल जाती होगी? इसके पीछे की मशीनरी क्या है? मैं बताती हूँ। जब C# में कोई लिंक क्वेरी लिखी जाती है ना, तो कंपाइलर उसे सीधे एग्जीक्यूट होने वाले कोड में नहीं बदलता। तो फिर वो क्या करता है? इसके बजाय वो एक एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री या जिसे एक्सप्रेशन ट्री कहते हैं वो बनाता है। ये ट्री असल में उस क्वेरी का एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। मतलब कोड को एक ट्री स्ट्रक्चर में मैप कर लेता है। हाँ, फिर EF कोर का जो क्वेरी प्रोवाइडर होता है वो इस ट्री को पढ़ता है, उसका विश्लेषण करता है और फिर ये तय करता है कि इस लॉजिक को उस विशिष्ट डेटाबेस के लिए, चाहे वो SQL सर्वर हो या PostgreSQL, सबसे बेहतरीन SQL क्वेरी में कैसे बदला जाए। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत गहरी प्रक्रिया है। मतलब ये सिर्फ स्ट्रिंग को जोड़ तोड़कर क्वेरी नहीं बना रहा है। बिल्कुल नहीं। ये बाकायदा कोड के इरादे को, उसके इंटेंट को समझकर उसे ट्रांसलेट कर रहा है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है ना? लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे हटें और सेटअप की बात करें, अक्सर ट्यूटोरियल्स में बस कुछ स्टेप्स रटा दिए जाते हैं। पैकेज इंस्टॉल करो, DB कॉन्टेक्स्ट बनाओ, लेकिन आर्किटेक्चर के नजरिए से ये DB कॉन्टेक्स्ट क्लास असल में है क्या? ये बहुत अहम बिंदु है। अगर हम सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स की बात करें तो DB कॉन्टेक्स्ट असल में दो बहुत ही शक्तिशाली पैटर्न्स का कॉम्बिनेशन है, यूनिट ऑफ वर्क और रिपोजिटरी पैटर्न। अच्छा, यूनिट ऑफ वर्क और रिपोजिटरी। हाँ, जब एक DB कॉन्टेक्स्ट का इंस्टेंस बनता है तो वो डेटाबेस के साथ एक सेशन शुरू करता है। इसके अंदर जो DB सेट प्रॉपर्टीज होती हैं ना, वे रिपोजिटरी का काम करती हैं, जहां से हम डेटा पढ़ सकते हैं या नया डेटा डाल सकते हैं। बिल्कुल। और जो यूनिट ऑफ वर्क वाला हिस्सा है वो ये पक्का करता है कि जब तक सारा काम पूरा ना हो जाए तब तक डेटाबेस में कोई स्थायी बदलाव न किया जाए। और यहीं पर वो मशहूर कॉन्सेप्ट आता है जिसका जिक्र हमारे दस्तावेजों में बार बार हुआ है, चेंज ट्रैकिंग। हाँ, चेंज ट्रैकिंग इसका दिल है। क्योंकि बिना ORM के अगर किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना हो तो हमें याद रखना पड़ता है कि कौन सा कॉलम बदला है, फिर उसके हिसाब से सटीक अपडेट क्वेरी लिखनी पड़ती है। लेकिन EF कोर में ये सब बैकग्राउंड में कैसे होता है? देखिए, जब डेटाबेस से कोई एंटिटी लोड की जाती है ना, तो EF कोर मेमोरी में उस एंटिटी का एक स्नैपशॉट सेव कर लेता है। एक तरह से उसकी फोटो खींचकर रख लेता है। हाँ, बिल्कुल वैसे। अब जब एप्लीकेशन उस एंटिटी की प्रॉपर्टीज में कोई बदलाव करता है तो EF कोर तुरंत कुछ नहीं करता, वो शांति से बैठा रहता है। तो वो बदलाव डेटाबेस में कब जाते हैं? जैसे ही आप सेव चेंजेस मेथड कॉल करते हैं तब उस वक्त EF कोर वर्तमान एंटिटी की तुलना अपने उस पुराने स्नैपशॉट से करता है और वो बिल्कुल सटीक तरीके से पता लगा लेता है कि कौन सी प्रॉपर्टी बदली है, क्या नया जुड़ा है और क्या डिलीट हुआ है। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाऊं तो ये एक स्मार्ट वेटर की तरह है। स्मार्ट वेटर? वो कैसे? जैसे जब कोई रेस्टोरेंट में ऑर्डर देता है और बार बार अपना मन बदलता है कि सूप में नमक कम रखना या नहीं, सूप के बजाय सलाद ले आना। अच्छा, हाँ। तो वो वेटर हर छोटे बदलाव के लिए दौड़कर किचन में शेफ के पास नहीं जाता। वो इंतजार करता है, अपने नोटपैड पर लिस्ट अपडेट करता रहता है और जब ऑर्डर पूरी तरह से फाइनल हो जाता है, यानी हमारा सेव चेंजेस कॉल होता है, तब जाकर वो शेफ को एक ही बार में सटीक निर्देश देता है। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है। हाँ, इससे बेवजह की भागदौड़ बचती है। बिल्कुल। और तकनीकी भाषा में कहें तो डेटाबेस के साथ बेवजह के राउंड ट्रिप्स बच जाते हैं जो परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत जरूरी हैं। ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लगता है, एक जादुई दुनिया जैसा। लेकिन असल दुनिया के एप्लीकेशंस इतने सीधे नहीं होते। हाँ, जटिलताएं तो आती हैं। जब प्रोजेक्ट कई महीनों या सालों तक चलता है तो डेटाबेस का स्ट्रक्चर यानी स्कीमा भी बदलता रहता है। इस तरह के बदलावों को EF कोर कैसे संभालता है? इसके लिए EF कोर में माइग्रेशंस का फीचर होता है। जब भी एप्लीकेशन के मॉडल्स में यानी आपकी C# क्लासेस में कोई नया कॉलम जुड़ता है या कोई टेबल हटाई जाती है तो एक माइग्रेशन कमांड जनरेट की जाती है। तो ये कमांड क्या करती है? ये कमांड C# में ही एक क्लास बना देती है जिसमें दो मेथड्स होते हैं, अप और डाउन। अप मेथड नए बदलाव लागू करता है और डाउन मेथड उन्हें वापस पहले जैसा कर देता है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो माइग्रेशंस को डेटाबेस के लिए एक तरह का वर्जन कंट्रोल या गिट कहा जा सकता है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। और सबसे अच्छी बात यह है कि EF कोर डेटाबेस के अंदर ही एक माइग्रेशन हिस्ट्री नाम की टेबल बना देता है ताकि उसे पता रहे कि कौन सा माइग्रेशन अप्लाई हो चुका है। हाँ,
तो जब भी कोई डेवलपर डेटाबेस अपडेट करता है, सिस्टम चेक करता है कि कौन से माइग्रेशंस पेंडिंग है। इससे पूरी टीम सिंक में रहती है और कोई पुराना डेटा नष्ट नहीं होता। ये तो डेवलपमेंट प्रोसेस को सुरक्षित बनाने की बात हो गई। लेकिन मान लीजिए एप्लीकेशन लाइव हो गया है, हजारों यूजर्स एक साथ उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तब एक और बहुत बड़ी चुनौती आती है, कॉन्करेंसी की। कॉन्करेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में ये एक बहुत ही क्लासिक समस्या है। हाँ, मतलब मान लीजिए एक ई-कॉमर्स सिस्टम है, इन्वेंट्री में सिर्फ एक ही लैपटॉप बचा है। अब उसी मिलीसेकंड पर दो अलग-अलग यूजर्स उस आखिरी लैपटॉप को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत आम स्थिति है। या मान लीजिए बैकएंड से एडमिन उसकी कीमत बदल रहा है और उसी वक्त कोई यूजर उसे कार्ट में डाल रहा है। अगर इसे सही से न संभाला जाए तो क्या होगा? अगर इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो डेटाबेस में बिल्कुल गलत जानकारी सेव हो सकती है। सिस्टम एक ही लैपटॉप दो लोगों को बेच सकता है, जो कि बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। पारंपरिक एसक्यूएल में तो हम इसे लॉक लगाकर संभालते हैं, जो कभी-कभी पूरे डेटाबेस को धीमा कर देता है। ईएफ कोर इसे कैसे सुलझाता है? ईएफ कोर ऑप्टिमिस्टिक कंकरेंसी का तरीका अपनाता है। इसका मानना है कि ज्यादातर समय डेटा में टकराव नहीं होगा, इसीलिए ये पहले से कोई लॉक नहीं लगाता। तो फिर ये टकराव को रोकता कैसे है? ये कंकरेंसी टोकन्स का इस्तेमाल करता है। आप अपनी क्लास में किसी प्रॉपर्टी पर एक एट्रीब्यूट लगा देते हैं, जैसे कि टाइम स्टैम्प। तो ये टोकन काम कैसे करता है? क्या ये हर बार डेटा अपडेट होने पर बदल जाता है? बिल्कुल। जब पहली बार आप डेटाबेस से रिकॉर्ड लोड करते हैं, तो उस टोकन की वैल्यू भी साथ आती है। ठीक है। अब जब आप सेव चेंजेस के जरिए अपडेट भेजते हैं, तो ईएफ कोर जो एसक्यूएल क्वेरी बनाता है, उसकी वेयर कंडीशन में उस टोकन की पुरानी वैल्यू भी डाल देता है। ओह, मैं समझ गया। अगर बीच में किसी और ने वो रिकॉर्ड अपडेट कर दिया होगा, तो डेटाबेस में टोकन की वैल्यू बदल चुकी होगी। एकदम सही। और जब आपकी क्वेरी रन होगी, तो उसे वो पुरानी वैल्यू वाला रिकॉर्ड मिलेगा ही नहीं। मतलब कोई रिकॉर्ड अपडेट ही नहीं होगा। हाँ, और तब ईएफ कोर तुरंत एक डीबी अपकंकरेंसी एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। और इससे एप्लीकेशन को पता चल जाता है कि डेटा में टकराव हुआ है। ये तो बिना परफॉर्मेंस गिराए डेटा को सुरक्षित रखने का बहुत स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल। इससे डेटा की शुद्धता भी बनी रहती है और स्पीड भी कम नहीं होती। स्पीड की बात छिड़ ही गई है, तो मैं इस चर्चा के सबसे विवादित हिस्से पर आना चाहूंगा। अच्छा, बताइए। कई वरिष्ठ डेवलपर्स का मानना है कि डैपर जैसे जो माइक्रो ओआरएम होते हैं, वो ईएफ कोर से कहीं ज्यादा तेज हैं, खासतौर पर तब जब एप्लीकेशन में डेटा से पढ़ने का काम ज्यादा हो। तो क्या इस सारे ऑटोमेशन और चेंज ट्रैकिंग का असर एप्लीकेशन की स्पीड पर नहीं पड़ता? देखिए, ये एक बहुत ही जायज बहस है। और अगर हम पुराने एंटिटी फ्रेमवर्क की बात करें जो EF6 था, तो ये बात पूरी तरह सच थी। वो काफी भारी था। मैंने सुना है लोग EF6 की परफॉर्मेंस से काफी परेशान रहते थे। लेकिन दस्तावेज और हालिया बेंचमार्क्स स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि EF कोर को पूरी तरह से एकदम बेसिक लेवल से दोबारा लिखा गया है। परफॉर्मेंस के मामले में अब ये ADO.NET के बेहद करीब पहुंच चुका है। लेकिन अगर मुझे सिर्फ डेटा पढ़ना है, मान लीजिए कोई रिपोर्ट दिखानी है, मुझे डेटा में कोई बदलाव नहीं करना, तो चेंज ट्रैकिंग का जो स्नैपशॉट बनाने वाला पूरा मैकेनिज्म है, वो तो बेकार ही जाएगा ना? क्या उसे बंद किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और यहीं पर एज नो ट्रैकिंग नाम का फीचर गेम चेंजर साबित होता है। एज नो ट्रैकिंग? हाँ, जब भी आपको सिर्फ डेटा पढ़ना हो, तो आप अपनी लिंक क्वेरी में एज नो ट्रैकिंग जोड़ सकते हैं। तो इससे क्या होता है? इससे AF कोर को ये साफ निर्देश मिल जाता है कि भाई, इस डेटा का कोई स्नैपशॉट मेमोरी में नहीं रखना है, इसे ट्रैक नहीं करना है। इससे मेमोरी का उपयोग बहुत कम हो जाता है और स्पीड लगभग माइक्रो ORM के बराबर आ जाती है। टेक्स्ट पूलिंग और कंपाइल्ड क्वेरीज जैसी चीजें भी आ गई हैं, जो परफॉर्मेंस को और भी तेज कर देती हैं। ये जानना बहुत जरूरी था। लेकिन स्रोत सामग्री में एक ऐसी समस्या का बहुत विस्तार से जिक्र है जो शायद हर ORM के साथ आती है और अच्छे डेवलपर्स इसके जाल में फंस जाते हैं। मैं बात कर रहा हूं N+1 क्वेरी प्रॉब्लम की। उफ, N+1 प्रॉब्लम, ये तो ORM के इतिहास की सबसे कुख्यात समस्याओं में से एक है। हाँ, तो ये आखिर है क्या और क्यों इतने सारे लोग इसमें उलझ जाते हैं? ये तब होती है जब कोई ORM डेटा लाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बार डेटाबेस के पास जाता है, और इसका मुख्य कारण होता है लेज़ी लोडिंग को सही से न समझना।
क्या हम इसे किसी ठोस उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। मान लीजिए आपका कोई ब्लॉगिंग एप्लीकेशन है और आपको डेटाबेस से 100 ब्लॉग ऑथर्स की एक लिस्ट लानी है। ओके। आपने कोड में एक क्वेरी लिखी जो इन 100 ऑथर्स को ले आई। ये हो गई आपकी वन क्वेरी। ठीक है, यहाँ तक तो सब सही लग रहा है। आप कोड के अंदर आप एक लूप चलाते हैं और हर ऑथर के नाम के साथ उसकी सारी पोस्ट्स को स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि शुरुआत में हमने सिर्फ ऑथर्स मंगाए थे, उनकी पोस्ट्स नहीं मंगाई थी। बिल्कुल, पोस्ट्स तो मेमोरी में है ही नहीं। तो हर बार जब लूप किसी ऑथर की पोस्ट्स प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है तो EF कोर चुपचाप बैकग्राउंड में डेटाबेस के पास जाता है और एक नई क्वेरी फायर कर देता है। ओ बाप रे, मतलब 100 ऑथर्स के लिए लूप 100 बार चलेगा और हर बार एक नई क्वेरी डेटाबेस पर जाएगी? एकदम सही। 1 क्वेरी ऑथर्स लाने के लिए और 100 क्वेरीज उनकी पोस्ट्स लाने के लिए। कुल 101 क्वेरीज। यही है N+1 समस्या। जहां हमारा काम सिर्फ एक बार डेटाबेस को हिट करने से हो सकता था, वहां हम 101 बार जा रहे हैं। हाँ, और नेटवर्क लेटेंसी की वजह से ये एप्लीकेशन को बुरी तरह धीमा कर देता है। सोचिए अगर डेटाबेस क्लाउड पे किसी दूसरे सर्वर पर हो तो क्या हाल होगा। ये तो सच में एक गंभीर डिजाइन फ्लॉ है। तो इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? क्या हमें वापस रॉ SQL जॉइन क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी? नहीं, SQL पर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका सबसे सीधा समाधान है ईगर लोडिंग। ईगर लोडिंग? वो कैसे काम करती है? जब आप पहली क्वेरी लिखते हैं ना, तो आप EF कोर में इंक्लूड कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप स्पष्ट रूप से बताते हैं कि मुझे ऑथर्स चाहिए और इंक्लूड करो उनकी सारी पोस्ट्स को भी। अच्छा, तो EF कोर समझ जाता है कि दोनों चीजें एक साथ लानी है। हाँ, जब EF कोर ये देखता है तो वो बैकग्राउंड में एक ऑप्टिमाइज्ड SQL जॉइन क्वेरी बनाता है और सारा डेटा सिर्फ एक ही राउंड ट्रिप में ले आता है। लेकिन मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर डेटा बहुत ज्यादा हो और हम कई टेबल्स को जॉइन कर रहे हो तो कार्टेशियन एक्सप्लोजन की समस्या आ सकती है। मतलब डेटाबेस बहुत सारा डुप्लीकेट डेटा वापस भेजने लगता है। ये आपने बहुत सही पॉइंट उठाया और इसीलिए नए EF कोर वर्जन्स में एक बहुत ही बेहतरीन फीचर दिया गया है, एज स्प्लिट क्वेरी। इससे क्या होता है? ये जटिल डेटा के लिए एक बहुत बड़ी जॉइन क्वेरी बनाने के बजाय उसे 2 या 3 छोटी और तेज क्वेरीज में बांट देता है। इससे नेटवर्क और डेटाबेस दोनों पर लोड कम पड़ता है। हाँ, ये तो बहुत ही स्मार्ट हैंडलिंग है। लेकिन अंततः हमारे दस्तावेज और विशेषज्ञ यही सलाह देते हैं कि कोई भी टूल कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सही बात है। डेवलपर्स को प्रोफाइलिंग टूल्स और लॉग्स की मदद से हमेशा यह जांचना चाहिए कि बैकग्राउंड में असल में कौन सी SQL जनरेट हो रही है। यह एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष है। अंधाधुंध भरोसा तो किसी भी टूल पर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम अपनी इस पूरी विस्तृत चर्चा को समेटें तो ये स्पष्ट है कि एंटिटी फ्रेमवर्क कोर ने ASP.NET एप्लीकेशंस में डेटाबेस के साथ काम करने के तरीके को सिर्फ आसानी नहीं बनाया है, बल्कि एक पूरी तरह से नया आर्किटेक्चरल नजरिया दिया है। इसमें कोई शक नहीं है। कम कोड लिखना, मजबूत टाइप चेकिंग, सुरक्षित रीफैक्टरिंग और अलग-अलग डेटाबेस इंजनों को आसानी से सपोर्ट करना, ये सब इसे एक बेहद परिपक्व पैकेज बनाता है। मतलब जो भी टीम या डेवलपर आज डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस बना रहा है, उसके लिए ये सिर्फ एक साधारण लाइब्रेरी नहीं है। हाँ, ये डेवलपमेंट का समय बचाने और अपना पूरा ध्यान एप्लीकेशन के मुख्य बिजनेस लॉजिक पर लगाने का एक प्रमाणित तरीका है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी तकनीकी गहराई से गुजरने के बाद मेरे मन में एक बहुत ही उत्तेजक और भविष्य को लेकर एक विचार आ रहा है। कैसा विचार? देखिए, आज EF कोर जैसे शक्तिशाली ORMs डेटाबेस की जटिलताओं और SQL को इस हद तक एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि बहुत से नए डेवलपर्स बिना एक भी SQL लाइन लिखे पूरे के पूरे एप्लीकेशंस बना रहे हैं। सब कुछ बस C# ऑब्जेक्ट्स और लिंक के जरिए हो रहा है। हाँ, ये तो हो ही रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि सुनने वालों के लिए भी एक सवाल है, क्या आने वाले भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को SQL या रिलेशनल डेटाबेस के अंदरूनी काम करने के तरीके को समझने की जरूरत भी रह जाएगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर डेटाबेस सिर्फ बिजली या पानी की सप्लाई की तरह एक अदृश्य कमोडिटी सुविधा बन के रह जाएगा, जिसके पीछे की भारी भरकम मशीनरी से हमें कोई मतलब ही नहीं होगा। हम बस कोड में ऑब्जेक्ट सेव करेंगे और डेटा हाजिर हो जाएगा। ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की दिशा तय कर सकता है
और जिस पर हम सभी को जरूर विचार करना चाहिए।